वेलकम टू यूनिट 1 and 2 क्वेश्चन बैंक। एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज एन अल्गोरिदम। तो आपको पता है अल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड अल्गोरिदम? तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स: इनपुट, आउटपुट, फाइनाइट, डिफाइनाइट एंड इफेक्टिवनेस। व्हाट इज फ्लो चार्ट? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. Draw and explain the symbols used in flowchart. There are 7 symbols which is given in the notes. What is pseudocode? Pseudocode भी human understandable high level language में ही लिखा जाता है, सिर्फ flowcharts algorithm से उसके रूल strict है. Then explain history of C language, give the features of C language, explain the structure of C program. C program के structure में सबसे पहली step आती है documentation यानी comment, दूसरी आती है header file, तीसरी आती है डेफिनेशन सेक्शन जैसे कि हैश डिफाइन पाई 3.14 वाला, फिर आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, फिर आता है मेन फंक्शन और फिर आते हैं सब फंक्शंस. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम वही है सेम. राइट द सी कैरेक्टर सेट. कैरेक्टर सेट में 4 टाइप के कैरेक्टर आते हैं: नंबर्स, अल्फाबेट्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस. फिर टोकन स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट आता है, 6 टाइप के टोकन्स है. ये सब रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है हमारे ऐप पे. कीवर्ड्स आपको पता है 32 कीवर्ड्स है. ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है आपको. एनलिस्ट सी कीवर्ड देखो, आपको 32 कीवर्ड रटने पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करिए. ठीक है, उसके बाद हमें एनलिस्ट करिए. फिर 4 कीवर्ड्स पूछा गया है. देन आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल्स के नाम. आइडेंटिफायर के रूल्स, 6 रूल हमने बताए थे कि पहला लेटर अल्फाबेट या अंडरस्कोर होना, उसके बाद में ब्लैंक स्पेस अलाउड नहीं है, कॉमा अलाउड नहीं है, 31 से ज्यादा बड़ा नाम मत लीजिए, ऐसे सो एंड सो 6 रूल्स थे. व्हाट इज कांस्टेंट? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट है. उसके टाइप्स पूछे गए थे. उसके बाद में इंटीजर कांस्टेंट बनाने के रूल, फ्लोट कांस्टेंट बनाने के रूल, कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने के रूल, ये सब हुआ है. फिर बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट, वो बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी वाला. देन डिफाइन वेरिएबल विथ सिंटैक्स. तो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना, वो सिंटैक्स लिखना है. वेरिएबल यानी जिसकी वैल्यू चेंज होती. देन ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर सिंबल है. फिर ये क्वेश्चन आया था, एक्सप्लेन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर. जो ऑपरेटर सिंगल वैल्यू पे वर्क करता है, जिसको एक ही वैल्यू या वेरिएबल दिया जाता है, वो यूनरी. और जो 2 वैल्यू पे वर्क करता है वो बाइनरी. यहाँ +7 एक ही वैल्यू पे वर्क कर रहा है, यूनरी है. यहाँ a+b 2 वैल्यू पे वर्क कर रहा है, बाइनरी है. यहाँ एक ही वैल्यू है, यूनरी. यहाँ 2 वैल्यू पे वर्क कर रहा है, बाइनरी. यहाँ एक ही वैल्यू है, यूनरी. यहाँ 2 वैल्यू है, बाइनरी. यहाँ एक ही वैल्यू पे वर्क कर रहा है, यूनरी. यहाँ 2 वैल्यू पे वर्क कर रहा है, बाइनरी. देन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विथ इट्स मीनिंग. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलो डिवाइड. रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. बाद में आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट. असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू साइन. फिर शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी एक था. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस यानी इंक्रीज बाय 1, माइनस माइनस यानी डिक्रीज बाय 1. देखो ये क्वेश्चन कैसे आया है, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर. इन्होंने बोला है कि i प्लस प्लस और प्लस प्लस आई के बीच का डिफरेंस बताओ. तो i प्लस प्लस को हम पोस्ट फिक्स बोलते हैं और प्लस प्लस आई को हम प्रीफिक्स बोलते हैं. आप अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अपने टॉपिक के नोट्स पे जाओगे तो उसमें दोनों के बीच के 2 डिफरेंसेस दिए हैं प्रॉपर हेडिंग के साथ, डिफरेंस 1, डिफरेंस 2. तो आपको वहां जाके ये चेक करना है. ठीक है. उसके बाद में कंडीशनल ऑपरेटर. एक्सप्रेशन 1 अगर ट्रू रहता है तो हम सेकंड के पास जाते हैं और फॉल्स रहता है तो हम थर्ड के पास जाते हैं. इतने प्रॉपर नोट्स, क्वेश्चन बैंक, होमवर्क किसी और ट्यूशन में आपको नहीं मिलेंगे. सो आप इसका बेनिफिट लीजिए, अभी भी आपके पास 6-7 दिन का समय है. देन हमने बिटवाइज ऑपरेटर देखे थे, इसके सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. अब आप यहाँ पे आइए. इन्होंने
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पूछा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, तो वो प्रेसिडेंस है 2। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस 2 है यहाँ, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं आउटपुट लिखने के लिए। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 50 है, तो फिर ये स्टेटमेंट रन होने के बाद व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी एक्स, ऐसे पूछा है। तो लेट्स सी, देखो यहाँ प्लस प्लस पहले है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आया था, राइट द आउटपुट। यहाँ प्लस प्लस पहले है, ए के पहले प्लस प्लस है, इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो ए की वैल्यू पहले एक से बढ़ेगी, जो 20 था वो 21 हो जाएगा, और 21 में से 15 माइनस हुआ तो बचेगा 6, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 6, x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो देखो a की वैल्यू एक से बढ़ने के कारण 21 होनी चाहिए, क्योंकि वो एक से बड़ी है। b की वैल्यू के साथ आपने कुछ नहीं किया तो वो 15 का 15 ही रहना चाहिए। और x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो a की वैल्यू प्रीफिक्स यानी एक से पहले बढ़ेगी, 21 हो जाएगा, माइनस b यानी माइनस 15 करिए, 21 माइनस 15 आंसर इज 6। तो ये है आउटपुट पहले लाइन का, 21 15 6। चेक करते हैं हम, 21 15 6 आ रहा है क्या, तो ये आ रहा है 21 15 एंड 6। अब दूसरे लाइन का आउटपुट देखते हैं। जब आप दूसरे लाइन का आउटपुट देख रहे हो तो अब आप वो वैल्यू कंसिडर करेंगे जो अभी कैलकुलेट हुए थे। अब आप ए की वैल्यू 20 नहीं पकड़ेंगे, अब आप ए की वैल्यू 21 पकड़ेंगे। ये लाइन जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो अब आप ए को 20 नहीं मानेंगे, ए को 21 मानेंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में ए की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है। तो अब बी माइनस माइनस, अब माइनस माइनस पोस्ट फिक्स में है, तो बी की वैल्यू 15 से 14 हम बाद में करेंगे। ये पोस्ट फिक्स है, ये बाद में आया है, हम वैल्यू कम बाद में करेंगे। अभी हमारी वैल्यू 15 की 15 ही रहेगी। 15 प्लस ए की वैल्यू थी 21, तो 15 प्लस 21 कितना होना चाहिए, 36। तो देखते हम y की वैल्यू 36 आई क्या, देखो आ गई। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये माइनस माइनस पोस्ट फिक्स में था। जब पोस्ट फिक्स में रहता है तब हम उसके बारे में बाद में सोचते हैं। तो ये फार्मूला में आप b को 15 ही मान के चलिए, 14 मत करिए, तो आंसर 36 आता है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लाइन पे आओगे ये प्रिंटिंग के, तब भी 14 प्रिंट कर देना, तब वो माइनस माइनस का एक कम कर देना। तो ये है रूल। उसके बाद में कंडीशनल ऑपरेटर के ऊपर आया था क्वेश्चन कि x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन y है, अभी अभी हमने x और y कैलकुलेट किया, x 6 है, y 36 है, x is 6 y is 36। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आंसर 1 प्रिंट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आंसर 0 प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है ना, 6 ग्रेटर देन 36 फॉल्स है, तो कंडीशनल ऑपरेटर का आंसर प्रिंट होने वाला है 0। और ये कंडीशन ट्रू है तो आंसर प्रिंट होने वाला है 1, लाइक दैट। सिमिलर टाइप का और एक प्रोग्राम आया था, देखो मतलब इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, इसीलिए क्वेश्चन बैंक बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक, ठीक है, नहीं तो ये सब टॉपिक आपके छूट जाते थे। नाउ लेट्स सी, यहाँ ABCD 4 वेरिएबल है, ए बी की वैल्यू दी है, यहाँ पे भी प्लस प्लस प्रीफिक्स में है, तो 15 का 16 कीजिए, 16 माइनस बी की वैल्यू 10, आंसर इज 6। सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू एक से बड़ी थी तो 16, बी के साथ आपने कुछ नहीं किया तो 10। नाउ उसके नीचे वाला बी प्लस प्लस, अब प्लस प्लस पोस्ट फिक्स में है, तो प्लस प्लस का हम बाद में सोचेंगे, अभी बी का 10 है तो 10 ही यूज करिए, 11 मत करिए उसको, क्योंकि पोस्ट फिक्स है। यही साइन बी के पहले होता तो हम 10 का 11 कर देते थे। तो 10 है और ए की वैल्यू है 16, 10 और 16 26, देखो 26 आंसर आया डी का।
और बी की वैल्यू बाद में 1 से बढ़ेगी तो वो 11 हो जाएगी, लाइक दैट। तो ऊपर का जो प्रोग्राम था उसी से मिलता जुलता ये प्रोग्राम दिख रहा है मुझे। यहाँ देखिए, ये अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट होगा, कंडीशन फॉल्स है तो 0 प्रिंट होगा। ये कंडीशनल ऑपरेटर। तो क्वेश्चन बैंक में इस टाइप के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। डिफाइन द टर्म एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऑपरांड और ऑपरेटर का कलेक्शन, जैसे ए प्लस बी। इसमें ए और बी ऑपरांड है और प्लस ऑपरेटर है, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है एक्सप्रेशन। डेटा टाइप आपको पता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, वॉइड। उसके बाद में इनपुट आउटपुट भी आपको पता है, फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड, प्रिंटफ, स्कैनफ, गेटेस, पुटेस, ये सब। फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये सब फॉर्मेट स्पेसिफायर बोला जाता है। इन डेटा टाइप को दर्शाते हैं ये। प्रिंटफ में यूज होने वाले फॉर्मेट स्पेसिफायर भी वही है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, लॉन्ग इंटीजर। उसके बाद में ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ का यूज करके बताइए। तो बहुत ही सिंपल है। ये वाले परसेंटेज डी की जगह रोल नंबर की वैल्यू दिखेगी और ये वाले परसेंटेज की जगह परसेंटेज की वैल्यू दिखेगी। इनको सिर्फ यूज करके बताना था तो कर दिया हमने यूज। उसके बाद में परसेंटेज सी और परसेंटेज एस का यूज करने के लिए बोला है। ये नेम स्ट्रिंग है तो परसेंटेज एस, जेंडर सिंगल अल्फाबेट रहता है तो परसेंटेज सी। उसके बाद में इसका आउटपुट लिखने के लिए बोला था तो आउटपुट दिया ही है, एक बार पढ़ लेना इसको। ये दोनों प्रोग्राम को आई हैव ऑलरेडी गिवन द आउटपुट। देखो, जब यहाँ 7.3 लिखा रहता ना, इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए। यहाँ जब 0.3 लिखा है तो इसका भी मतलब होता है कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, लाइक दिस। 0.1 लिखा है तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट चाहिए। 0.3 यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 0.1 यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट। और जब ऐसे 0.3 0.1 कुछ भी नहीं लिखा रहता तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट दिखते, ध्यान रखना। सिंबॉलिक कांस्टेंट यानी वो पाई जो डिक्लेयर करते हैं हम। टाइप कन्वर्शन यानी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना। उसके बाद में है कि हमें कमेंट की जरूरत क्यों है। कमेंट से हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मीनिंग एक्सप्लेन कर सकते। एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम प्रोग्रामर का नाम, डेट, टाइम लिख सकते। हमारा प्रोग्राम रीडेबल और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है कमेंट्स लिखने के। अब देखो ये प्रोग्राम कैसे घुमा फिरा के पूछा गया है। टू नंबर्स आर इनपुट यूजिंग द कीबोर्ड इनटू टू लोकेशन सी एंड डी। राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज कंटेंट ऑफ सी एंड डी। यानी ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है। सिर्फ वेरिएबल का नाम ए बी ना लेते हुए सी डी लेने के लिए बोला है। तो आप लिखोगे टेम्प इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी इक्वल टू टेम्प, लाइक दैट। देन राइट सी असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये फिजिक्स के फार्मूला दिया है, उसको उन्होंने सी लैंग्वेज में लिखने को बोला। जैसे सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, 1.1/2 है तो 0.5 करो। बी एच है तो ये मल्टीप्लाई दिखाने के लिए स्टार दे दो। मैंने आंसर दिया है नीचे। ये बोल्ड में जो दिए हैं ये फिजिक्स के फार्मूले हैं। जो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो आप कैसे लिखते हैं, m1 m2। इधर नहीं होता ना ऐसे, आपको m1 ये स्टार देना पड़ेगा बीच बीच में। तो सीधा सीधा ये ऊपर के 4 फिजिक्स के थे, उसमें हम उसको हमने सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, लाइक दिस। तो ये आपको करना है। देन कुछ प्रोग्राम दिए हैं। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको पता है लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट लेके कैलकुलेट करना पड़ता। एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये भी आपको पता है। एरिया एंड सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू टेम्प, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, दो नंबर का स्वैपिंग। उसके बाद में चलो ये प्रोग्राम ले लेता हूँ। 1 मिनट।
इस प्रोग्राम में हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे पाई डिक्लेयर करते हैं ना, वैसे इंटरेस्ट रेट मैंने 10% लिया है। प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो लोन आपने लिया वो, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर्स यानी कितने सालों में वो लोन आप वापस कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर्स। अब आपने इनपुट लिया है प्रिंसिपल और नंबर ऑफ ईयर। प्रिंसिपल फ्लोट है तो एफ, नंबर ऑफ ईयर इंटीजर है तो डी। अब आपने आंसर कैलकुलेट किया। फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, उसको डिस्प्ले कर दो। उसके बाद में ये प्रोग्राम है कि हमें सेल्स कैलकुलेट करना है, कमीशन, सॉरी, सेल्समैन का कमीशन कैलकुलेट करना है। और कमीशन कितना कैलकुलेट करना है कि जितना उसका मतलब ये सेलिंग अमाउंट है उसके 7%। वो 100 रुपए के आइटम सेल करेगा तो उसको 7 रुपए कमीशन मिलेंगे। वो 1000 के आइटम सेल करेगा तो उसको 70 रुपए कमीशन मिलेगा। लाइक दैट है ये। तो देखिए यहाँ पे भी कमीशन रेट 7% दिया है, 7.0, इसको भी सिंबॉलिक कांस्टेंट बोलते हैं। ये टोटल सेल है, ये कमीशन का अमाउंट है, और ये एक चीज का रेट है, और ये कितने चीजें बेची उसकी क्वांटिटी है। हमें इनपुट दो ही चीज चाहिए, कितने क्वांटिटी में आइटम बेचे और एक आइटम का रेट क्या था, दो चीजें हमने इनपुट ली। अब मान के चले हमने 100 क्वांटिटी बेचे और एक क्वांटिटी का रेट था 10 रुपए, तो 100 × 10 हो गए 10,000। नहीं, 100 × 10 हो गए 1000। 1000 हो गया टोटल सेल। अब आप टोटल सेल को कमीशन यानी 7% से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करो तो आपको 7% मिलेगा। 1000 के 7% होता है 70 रुपए, वो हो गया उसका कमीशन। तो जब क्वांटिटी प्रिंट करेंगे तो 100 प्रिंट होंगी, रेट प्रिंट करेंगे तो एक एक क्वांटिटी का रेट 10 रुपए था वो प्रिंट होगा। टोटल सेल प्रिंट करोगे तो 1000 रुपीज आएगा, क्योंकि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट किया हमने। और कमीशन अमाउंट प्रिंट करोगे तो 70 रुपए आएगा। लाइक दैट। देखो, अगर क्वांटिटी 100 है, रेट 15 रुपए है, तो क्वांटिटी 100 हुआ, रेट 15 हुआ, टोटल से 1500 हुआ, और कमीशन 102 या 105 रुपए, 105 आता शायद, मैं प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। लाइक दैट। उसके बाद में ये भी प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप। बेसिक सैलरी इनपुट लेना है, और आपको ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करना है। डीए 5% है, टीए 15% है। कैसे करेंगे देखो, आपको बेसिक सैलरी इनपुट लेना है, बेसिक सैलरी। अब 5% यानी 5 मल्टीप्लाई बाय बेसिक डिवाइडेड बाय 100, 5% बोला था ना, वो आ गया आपका डीए। फिर टीए निकालते, 15% बोला है, 15 मल्टीप्लाई बाय बेसिक डिवाइडेड बाय 100। तो बेसिक के 5% डीए है और 15% टीए है। अब आप तीनों की एडिशन कर दीजिए, आपकी बेसिक सैलरी के 5% डीए, 15% टीए, तीनों की एडिशन करोगे तो आपको मिलती ग्रॉस सैलरी। खत्म। ग्रॉस सैलरी को प्रिंट कर दीजिए, जो कि आई है 12,000। ठीक है। सो ऐसे कैलकुलेशन होता है। हाँ, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए, एग्जाम में आता है हमेशा। देखो इन्होंने क्या बोला है, जीरो, लीडिंग जीरो, ऐसे दिए गए नंबर के पीछे से और आगे से जीरो लगाने के लिए बोला है। अब हमारा नंबर है, ये जो नंबर हमने स्कैनर से इनपुट लिया है, ये है 12। अब आपने लिखा 05D। 05D का मतलब होता है टोटल 5 डिब्बे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिब्बे में से आखिरी 2 डिब्बे में 12 बैठेगा और बाकी आगे 0 बैठेंगे। लाइक दिस। आउटपुट में दिख ही रहा है आपको, ब्लैक कलर वाले में 00012। 05D देने से क्या हुआ, जितनी जगह खाली थी ना आगे, वो 0 से भर गई। जितनी भी जगह आगे खाली थी वो 0 से भर गई है। ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब पीछे से 0 देना है तो एक ही सॉल्यूशन है,
उसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 जीरो पीछे से आते, 12 का 12,000 हो जाता, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आया था कि वैल्यू राइट और लेफ्ट जस्टिफाइड, या जस्टिफिकेशन यानी अलाइनमेंट। राइट अलाइन, देखो मुझे अगर लिखना है 12,000, अब मुझे लिखना है 15, तो ये 15 को आप बोलेंगे राइट जस्टिफाइड, और आपको लिखना है 10, आप इधर लिख रहे, तो ये हो गया लेफ्ट। दिस इज अ राइट जस्टिफिकेशन, दिस इज अ लेफ्ट जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन मतलब अलाइनमेंट। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नंबर, नंबर की वैल्यू हमने इनपुट ली है 12। अब देखो, आप जब -5D लिखते हो तो ये 12 इधर प्रिंट होगा, और इधर से 3 स्पेसेस छूटेंगी, 1 2 3। तीन ही क्यों? क्योंकि 5 डिजिट आप बोल रहे हो, उसमें से 2 डिजिट ऑलरेडी आपके पास है, तो 3 ही स्पेस छूटेंगे। और अगर आपने -5D के जगह ओनली 5D दिया तो स्पेसेस 3 आगे से छूटेंगे। सिंपल है, -5D दिया तो पीछे से स्पेसेस छूटती, और +5D दिया तो आगे से 3 स्पेसेस छूटती। ठीक है, यल मतलब लेफ्ट जस्टिफिकेशन बोल रहा हूं मैं, आर मतलब राइट जस्टिफिकेशन, ऐसे भी आता है। ये हमारा हुआ है ऑलरेडी, टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस, ये भी वेरी 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 आईएमपी कैटेगरी का प्रोग्राम है। मैं आज आपको टॉप 50 प्रोग्राम्स की लिस्ट दे देता हूँ। वैसे तो हमने 200-250 के ऊपर प्रोग्राम किए हैं। मैं टॉप 50 प्रोग्राम की लिस्ट आज अ, अपने ऐप पे अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उसी में से आएंगे ऐसा नहीं है। जो बार बार आते हैं उसी को मैं टॉप 50 बोलूंगा, लेकिन वही आएंगे इसकी कोई गारंटी। ठीक है, तो ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला है, इसको देख लेना। फार्मूला ही रटना पड़ेगा आपको। सेल्सियस की वैल्यू इनपुट लीजिए, फार्मूला में डालिए, फ़ारेनहाइट मिल जाएगा, या फ़ारेनहाइट की वैल्यू इनपुट लीजिए, फार्मूला में डालिए, सेल्सियस मिल जाएगा। और यह है आज की वैल्यू का चार्ट। तो यहाँ हमारा फर्स्ट और सेकंड यूनिट का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन बैंक देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि सर हमने हर यूनिट के क्वेश्चन बैंक को देखना चाहिए, बराबर है। तो ये सब नोट्स में अवेलेबल है। मैटर ये है कि आप इसका कितना एडवांटेज लेते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके इतने यवतमाल में ट्यूशंस होंगे, ओके, कोई भी ट्यूशन के पास अपना खुद का ऐप नहीं है, हमारे पास खुद का ऐप है। उस ऐप में आपको बहुत सारे टैब्स दिख रहे होंगे, वो ऐप अभी हमने यूज करना शुरू किया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूटिलाइजिंग ऑल दोस टैब्स। अगले सेमेस्टर में आप देखना, आपका पेमेंट भी उसी ऐप के थ्रू आएगा, आपकी अटेंडेंस भी डेली उसी ऐप में रहेंगी, आपके पेरेंट्स को भी दिखेंगी, आपके टेस्ट भी उसी ऐप में होंगे। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको अगर कभी भी डाउट लगा तो आप उस पे पूछ सकते हैं डाउट, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। केयर टेकर नाम का फीचर है उसमें, तो उसमें मैं 2-3 फैकल्टी के साथ टाइप करके, क्योंकि मैं हर बार फ्री नहीं रहूंगा ना आपकी क्वेरीज के आंसर करने के लिए। अगर आपको रात को 10 बजे क्वेरी आती है तो आई मे नॉट बी अवेलेबल, तो केयर टेकर आपको ये देगा, रिप्लाई देगा। उसके बाद में आप टेस्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, मतलब बहुत सारे फीचर्स है फुल फ्लेज। और बैच ऑनलाइन नहीं होंगी, डोंट वरी, बैच ऑफलाइन ही होंगी। इस बार भी अभी ऑफलाइन ही थी, उस दिन मैं आया बैच में, आप में से कोई एक भी नहीं आया। ठीक है, वो ऐप हमारे पूरे ऑफलाइन बैच का रिकॉर्ड मेंटेनेंस करेगा, नोट्स से लेके वीडियोस से लेके सब एवरीथिंग। ठीक है, और इतने प्रॉपर नोट्स है विद क्वेश्चन बैंक, होमवर्क, आपको नो मतलब बहुत ही प्रॉपर बनाया गया, ऐसे हर यूनिट का है। इट्स योर ड्यूटी कि आप इन सब चीजों का फायदा ले। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज अप यूनिट नंबर 3। ये वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा। चलिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्टेटमेंट, या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सब क्या है। कंट्रोल स्ट्रक्चर ये प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को, यानी प्रोग्राम के रन होने के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये उसकी डेफिनेशन हुई। 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर है। जैसे जितने प्रोग्राम अभी हमने देखे ना, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, ग्रॉस सैलरी, कमीशन सेल्स, उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एडिशन ऑफ टू नंबर, ये सब सीक्वेंशियल या लीनियर में आते हैं।
हर स्टेटमेंट दिए गए सीक्वेंस में एक एक बार प्रॉपरली रन होता है। सो ये सीक्वेंशियल में आता है, ठीक है। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं इसे। फिर ये यूनिट में जो आएगा ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, पॉजिटिव, निगेटिव, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, वो आता है सिलेक्शन और ब्रांचिंग में, कंडीशनल में। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप ये आता है रिपीटेशन में, और स्विच आता है केस कंट्रोल में। तो 4 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो अभी अभी जो 5-10 मिनट पहले हमने प्रोग्राम देखे वो सिक्वेंशियल थे। ये सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर ये कंडीशनल है। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप ये लूपिंग है, और स्विच ये केस कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो 4 टाइप के कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। हम चलते हैं सिंपल इफ की तरफ। सिंपल इफ में ये कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक रन होगा, और कंडीशन अगर फॉल्स है तो कुछ भी रन नहीं होगा। आई रिपीट, कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक रन होगा। कंडीशन अगर फॉल्स है तो फॉल्स ब्लॉक हम लिखते ही नहीं है सिंपल इफ में। देखिए, कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक, इट डज नॉट इंक्लूड फॉल्स ब्लॉक। इसके पास फॉल्स ब्लॉक जैसा कोई ब्लॉक है ही नहीं। फ्लो चार्ट निकालना कंपलसरी है। कंडीशन ट्रू है तो ट्रू ब्लॉक, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं। यानी एल्स पार्ट, फॉल्स पार्ट यहाँ रहता नहीं है। एग्जाम्पल, नंबर डिक्लेयर हुआ है, नंबर की वैल्यू इनपुट हुई है, नंबर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं है तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एल्स पार्ट है ही नहीं। और आगे चलते हैं। टू डिसाइड इफ नंबर इज इवन और ऑड, टू डिसाइड इफ द नंबर इज इवन और ऑड, ये नंबर लिया है हमने, नंबर को 2 से मॉड किया, ये साइन आपको देता है रिमाइंडर, और 2 बार इक्वल टू आपको आया हुआ आंसर कंपेयर करने में हेल्प करता है। तो अगर रिमाइंडर 0 आया तो नंबर इवन, और 0 नहीं आया तो ऑड बोलने के लिए हमारे पास स्टेटमेंट नहीं। अब हम चलते इफ एल्स। इसमें दोनों पार्ट होते हैं, इसमें ट्रू पार्ट भी होता है और फॉल्स पार्ट भी होता है। कंडीशन ट्रू है, ट्रू ब्लॉक, कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स ब्लॉक, यानी एल्स ब्लॉक। फ्लो चार्ट भी देखिए, कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक। दिस इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। अब हमने एक नंबर डिक्लेयर किया है, स्कैनएप से नंबर इनपुट लिया है, वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव, खत्म। इवन ऑड, नंबर डिक्लेयर किया, नंबर इनपुट लिया, मॉड यानी रिमाइंडर, मॉड यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर की वैल्यू 0 आई तो नंबर इज इवन, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई तो नंबर इज ऑड। ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर डिक्लेयर हुए हैं, स्कैनएप से दोनों नंबर इनपुट हुए हैं। 2 नंबर इनपुट करना है तो परसेंटेज डी 2 बार। n1 की वैल्यू अगर n2 से बड़ी है तो n1 इज ग्रेटेस्ट, और नहीं है तो n2 इज ग्रेटेस्ट। आई रिपीट, 2 वेरिएबल है n1 n2, स्कैनएप से n1 n2 की वैल्यू इनपुट। n1 अगर ग्रेटर देन n2 है तो n1 ग्रेटेस्ट, नहीं है तो n2 ग्रेटेस्ट। सिंपल इफ एल्स है ये, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ये प्रोग्राम छोड़ देना है, डिविजिबल बाय 3 एंड 5 और नॉट का। ये एग्जाम में नहीं आता है, प्रैक्टिस के लिए है। अभी इसको लेने का समय हमारे पास नहीं है। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी काम का नहीं है। एक वेरिएबल है नंबर,
नंबर की वैल्यू इनपुट ली है, नंबर को 3 से मॉड करके देखा और 5 से मॉड करके देखा, दोनों केस में रिमाइंडर 0 आना चाहिए, इसीलिए ये लॉजिकल एंड है। अगर ये भी रिमाइंडर 0 और ये भी रिमाइंडर 0 आता है तो ही हम बोलेंगे कि डिविजिबल है। एक का रिमाइंडर 0 आया, मान के चलो 3 का रिमाइंडर 0 आया लेकिन 5 का 0 नहीं आया, तो हम नॉट डिविजिबल बोलेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल, मतलब दी गई डायग्राम ट्रायंगल है कि नहीं। हमने 3 एंगल लिए हैं, A1 A2 A3, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, तीनों एंगल की एडिशन की है, वो अगर 180 से मैच होते तो डायग्राम इज ट्रायंगल, और इक्वल टू 180 डिग्री से मैच नहीं होता तीन एंगल के एडिशन तो डायग्राम इज नॉट ट्रायंगल। नेक्स्ट प्रोग्राम है, वॉवेल है कि कंसोनेंट है। 1 मिनट के बाद रिकनेक्ट होना है आप लोगों को। एक कैरेक्टर लिया है CH, स्कैनएप से CH की वैल्यू इनपुट ली है, %C चाहिए। वो AEIOU कैपिटल और स्मॉल से अगर मैच होता होगा दो में से किसी एक से तो वॉवेल, नहीं मैच होता होगा AEIOU से तो कंसोनेंट। इसको, ये अल्फाबेट है तो सिंगल कोट में लिखना जरूरी है, और इसको आप बिटवाइज और बोलते हो। AEIOU कैपिटल स्मॉल, ये कंडीशन में से किसी के साथ मैच हुआ तो वॉवेल, और 10 में से किसी के साथ मैच नहीं हुआ तो कंसोनेंट। प्लीज रिकनेक्ट फॉर नेस्टेड इफ एल्स।